कहते हैं कि भगवान जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। ये एक जवाब है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमा जो मेरे पर दायर हुआ है। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 2 मुकदमे फाइल हुए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, अदालत की अवमानना करने के, जिसके अंदर मेरी 4 वीडियो को ब्लॉक करा दिया गया है। उसके लिए मेरे को 14 मई को ऑर्डर हुआ था कि मैं 11 जुलाई तक अपना जवाब पेश कर दूं। तब मैंने जज साहब को कहा था कि जज साहब मेरे को इंग्लिश नहीं आती और मैं वकील भी नहीं करना चाहता, मैं अपना जवाब हिंदी में ही दूंगा। उस समय जज साहब ने कहा था कि कोर्ट के अंदर ट्रांसलेटर होते हैं, आप चाहें तो अपना जवाब हिंदी में दे सकते हैं, हम आपसे अभी हिंदी में ही तो बात कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जज साहब, मैं अपना जवाब हिंदी में लिख के ले गया। और जैसा कि मेरा बहुत मन था कि मैं इस जवाब को पहले आप लोगों से पढ़ा के उस पर उनकी राय लेता, क्योंकि ये रिप्लाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये रिप्लाई है जुडिशल रिफॉर्म के हिसाब से कि न्याय व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। लेकिन ये शायद सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि तारीख से पहले कुछ ना कुछ थॉट्स मन में आते रहते हैं कि जवाब के अंदर ये छूट गया, ये रह गया, ये गलती हो गई, इसको सुधारना है। तो 11 जुलाई से सिर्फ 24 से 48 घंटे पहले मेरा जवाब तैयार हुआ, जिसको मैंने ई फाइलिंग कर दी। मैंने ई फाइलिंग में उसमें ऑब्जेक्शन लग गए। और उसके बाद जब मैं 11 जुलाई कोर्ट के अंदर पेश हुआ तो मैंने ये हार्ड कॉपी जज साहब को देने की कोशिश की, उन्हें बताने की कोशिश की कि मैं अपना जवाब तो हिंदी के अंदर फाइल कर चुका हूँ, लेकिन उस पर इंग्लिश भाषा की वजह से ऑब्जेक्शन लग गया है। अगर आप चाहें तो उसको अप्रूव कर दीजिए और साथ में ये हार्ड कॉपी ले लीजिए मेरे से। पर उस समय जज साहब ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का प्रोटोकॉल है ये कि हम आपसे हिंदी में बात तो कर सकते हैं, हिंदी में आपकी बात तो सुन सकते हैं, लेकिन आपको जो भी लिखित होगा वो इंग्लिश के अंदर ही होगा सिर्फ। ऐसा कहते हुए उन्होंने इसके अंदर इस जवाब के लिए एक अनुवादक नियुक्त कर दिया कि वो इसका जवाब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसके बाद कार्रवाई आगे चालू होगी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगर 11 जुलाई को ये जवाब मेरा वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता तो मैं इस पर आपसे आपके सुझाव और अपनी कमियां नहीं जान सकता था। अब मुझे समझ मिल गया है, भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है मेरे पे ये। अब मैं ये जवाब आप लोगों को दे रहा हूँ। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसको डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में इसको पोस्ट कर दूंगा मैं, आप उसको पढ़िए और उसके अंदर आपको जो जो भी कमियां लगती हैं मेरे को बताइए। और जो जो मैं इसमें लिखना भूल गया, कृपया वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7042418108 पर दीजिए, जिससे कि मैं इसको और सुधार करके फिर इसको दे सकूं। ये जवाब सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उनकी मंशा है कि किसी भी तरह मेरे को सजा दिलवाने की, और मेरी मंशा है कि इस मुकदमे के द्वारा न्यायपालिका में सुधार करवाने की। ये सुधार हम सब के लिए अच्छा होगा। जजेस के लिए भी है, इनडायरेक्टली वो नहीं समझते, वकीलों के लिए भी है पर वो भी नहीं समझते, क्योंकि आज वो यहाँ से सिर्फ पैसा कमाने में सोच रहे हैं। जो पीड़ितों के लिए तो है ही है। तो इसके अंदर मैंने इंडेक्स भी लिखे हैं, करीबन प्रार्थना को मिला के मैंने 49 इसमें इंडेक्स लिखे हैं मैंने। तो मैं उनमें से कुछ इंडेक्स कहें या चैप्टर गए, मैंने चैप्टर लिखे इसके अंदर, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं उसमें क्या कहना चाह रहा हूँ। उसमें लिखा है, जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ पे शैतान का राज होता है। और ये फैक्ट है, आज देश में न्याय नहीं है। क्या है ये? तारीख पर तारीख है। विक्टिम फ्रेंडली कोर्ट नहीं है, ये क्रिमिनल फ्रेंडली कोर्ट बन चुकी है ये। तो हमें इसका वापस विक्टिम फ्रेंडली कोर्ट बनाना है इसको हमने। उसके ऊपर चैप्टर लिखा है। उसके बाद लिखा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना कानून और मेरा पक्ष। अवमानना कानून के बारे में मैंने अपना पक्ष रखा है इसके ऊपर। इमोशन, भावनाएं क्या सिर्फ जजों की होती हैं? हर मुकदमा कहीं ना कहीं किसी न किसी के इमोशन से निकला हुआ होता है। वो ये मुकदमा भी 2 जज चारू सीवाल जी और जज अजय सिंह परिहार जी के इमोशन हर्ट होने पे निकला है कि मैंने वीडियो पोस्ट करी, उनमें उनका नाम लिया गया,
उनका नाम लिया गया तो उनके इमोशन हर्ट हुए, तो उन्होंने कंप्लेंट करी तो 2 से 3 महीने के अंदर ये मुकदमा दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में पहुंच गया। इमोशन हर्ट, तो क्या हमारे इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है? हमारे इमोशन कहाँ जाएंगे? सिर्फ जजेस के इमोशन होते हैं क्या? उसके बाद लिखा है कि अब वक्त है अदालत को खुद में सुधार करने का, खुद पर सुओ मोटो एक्शन लेने का। बहुत ले लिया हम पर आपने सुओ मोटो एक्शन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर, किसी न किसी बात के ऊपर, नाम के ऊपर तारीख पर तारीख देते हुए। अब खुद में सुधार कीजिए, हम पे एक्शन मत लीजिए। हर चीज़ की अति होती है, तो ये अति हो चुकी है इस चीज़ के अंदर। और पिटीशन में लिखा गया था कि इंटेंशन, मेरी इंटेंशन पे सवाल खड़ा किया गया था। तो क्या मेरी नीयत और 26,000 जजों जो न्याय प्रदान कर रहे हैं उनकी नीयत का भी कुछ मूल्यांकन किया गया? नहीं किया गया? या सर मेरी नीयत पे सवाल उठा दिया आपने कि मैंने वीडियो बनाई है और मेरी इंटेंशन इस प्रणाली को बदनाम करने की है। बदनाम इस तरह नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ कारण होते हैं। कहीं पे आग होती है तभी धुआं उठता है, उस आग को तो बुझाइए पहले आप, फिर धुएं के बारे में बात करना। अर्जेंसी ऑफ सिचुएशन, इसमें लिखा गया है पिटीशन के अंदर के मैं न्यायपालिका को बदनाम कर रहा हूं। अर्जेंसी ऑफ सिचुएशन के हिसाब से इस मुकदमे का फैसला जल्द से जल्द किया जाए। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि हर पीड़ित का मुकदमा अर्जेंसी ऑफ सिचुएशन ही होता है। कि आपका मुकदमा, मेरा मुकदमा उस श्रेणी में नहीं आता। अगर वो आता है तो हमें क्यों तारीख पर तारीख मिलती है? क्यों हमारे मुकदमे के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर कार्रवाई नहीं होती है? जैसे इसके अंदर शिकायत हुई और पता नहीं कितने हाथों से होती है, आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हो रही है सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर। हमें तो 3-4 साल क्या 30 साल तक इंसाफ नहीं मिलता। तो हमारी अर्जेंसी सिचुएशन कहां जाएगी? इंपैक्ट ऑफ इनकम्पिटेंट जुडिशरी सिस्टम, अक्षम न्यायपालिका या भ्रष्टाचार से भरी न्यायपालिका से हमारे देश के अंदर कितना नुकसान होता है। सर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, देश के हर सेक्टर के अंदर, उसके ऊपर भी इसके अंदर बोला गया है। तो एक न्यायपालिका अगर सही होती है तो पूरा देश कितना सुचारू रूप से काम करता है। न्यायप्रिय वकील भी आज बेबस हो चुके हैं इन अदालतों के सामने। हर वकील सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, कुछ वकील पैसे के साथ साथ न्याय के लिए काम करते हैं, कुछ वकील सिर्फ न्याय के लिए भी काम करते हैं, जिनकी सोच होती है कि न्याय के लिए कुछ भी किया जाए। पर क्या आज वो भी अपने क्लाइंट्स को न्याय दिलवा पा रहे हैं? या वो भी कोर्ट प्रोसीजर जजों की ईगोनेस के आगे कह लीजिए आप उसको, या व्यवहार के आगे कह लीजिए आप, बहुत सारे किंतु परंतु के आगे न्याय नहीं दिलवा पा रहे, तो उसका फैसला कैसे हो? सिर्फ पीड़ित और कुछ न्यायप्रिय वकील नहीं, कोर्ट एम्प्लॉई, अदालती कर्मचारी जो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, 24-24 घंटे इन जुडिशरी के अंदर रहते हैं, जज साहब के साथ रहते हैं, आज वो भी भ्रष्ट जजों के कारण त्रस्त हो चुके हैं। कितनों ने तो आत्महत्या कर ली है, कितनों के ऊपर इंक्वायरी चल रही है बिना मतलब की कि आपने पानी क्यों मांगा, आपने काम करने के लिए स्टेशनरी क्यों मांगी। बहुत से ऐसे कारण जो इसके अंदर लिखे हैं। फैमिली मैटर, आज हमारे देश के अंदर जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो फैमिली डिस्ट्रॉयर कोर्ट बन चुकी हैं। वो फैमिली सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त करने पर लगी हुई है। परिवार किसी भी समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। अगर परिवार ना हो तो हमें किसी भी कानून की, किसी भी देश की, किसी भी समाज की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। सबसे पहले परिवार बनता है, उसके बाद समाज बनता है, उसके बाद देश बनता है, फिर उसके अंदर नियम कायदे कानून बनते हैं, पंचायतें बनती हैं। परिवार ना हो तो हर आदमी खाना बदोश है, हर आदमी जानवर है। परिवार के इमोशन आदमी को जोड़ के रखे, वही इमोशन आगे जाकर देश का रूप ले लेते हैं। इतनी सी बात हमारी न्याय व्यवस्था नहीं समझती, तो इन्होंने फैमिली कोड को डिस्ट्रॉयर कोड बना दिया है। जब इनको पता है कि फैमिली के नाम के ऊपर इनको पूरी इंडस्ट्री चल रही है फैमिली कोर्ट के अंदर, एक मुकदमे के साथ में 6 मुकदमे होते हैं, तो क्यों नहीं इसमें सुधार किया जाता? क्यों नहीं सिर्फ एक एप्लीकेशन, एक मुकदमा होना चाहिए, वो भी नो फॉल्ट, जिस तरह यूके सिस्टम के अंदर है ये कि कोई एलिगेशन लगाना आपने नहीं रह सकते, साथ में अलग हो जाओ, या तो प्यार से रहो या शांति से अलग हो जाओ। क्यों नहीं वो सिस्टम अपनाया जाता? एलिगेशन के नाम पे एलिगेशन इतने लगवा दिए जाते हैं कि फिर उसके बाद सुधार की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। किस लिए?
ये परिवार को जोड़ने के लिए क्या ये या तोड़ने के लिए? अगर कानून गलत हैं तो कानून का सुधार किया जाए, इंप्लीमेंट गलत है तो उनका सुधार किया जाए। क्यों नहीं उनमें सुधार किया जाता उनके अंदर? ट्रुथ इज ऑलवेज ट्रुथ, सच हमेशा सच रहता है। 2016 के अंदर मैंने अपने मुकदमे के अंदर जज साहब को चैलेंज करते हुए एक फ्लैक्स बनाई थी बड़ी सी, और उनके गेट के बारे को दिखाते हुए मैं खड़ा हो गया था मैं, और साथ में उनको मैंने एक लेटर भी भेजा था मैंने कि ट्रुथ इज ऑलवेज ट्रुथ। 2010 में शुरू हुए मेरे मुकदमे के अंदर और 2016 आज चल रहा है। वही वादी, वही प्रतिवादी, वही एक एक शब्द लिखी हुई फाइल, वही वकील, वही जज, सिर्फ कैमरे के सामने उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा करवा ली जाए। तो मैं चैलेंज करता हूं इस न्याय व्यवस्था को, जो अभी तक इस जजेस ने फैसले दिए वो सभी के सभी फैसले बदल जाएंगे, क्योंकि उनको न्याय तो कहा नहीं जा सकता, फैसले ही है, सिर्फ ऑर्डर है। लेकिन जज साहब ने, वो जानते होंगे अंदर से कहीं पे, क्योंकि वो भी इस व्यवस्था का भाग हैं और उनके फैसले भी गलत हो सकते हैं, कुछ फैसले उन्होंने भी दिए होंगे। तो उन्होंने मेरा मुकदमा छोड़ना बेहतर समझा मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने से। तो क्या मैं इसे क्या मानूं? न्याय व्यवस्था की हार, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मेरे विश्वास को बनाए रखने के लिए उनका सहयोग? आप बताइए क्या माना जाएगा इसको कि वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से पीछे हट गए? ऐसे बहुत सी बातें लिखी हैं, इस तरह के 49 चैप्टर्स में लिखे गए हैं प्रार्थना को मिला के। अगर आपको लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है तो जल्द से जल्द मेरे को दीजिए, टाइम बहुत कम है मेरे पास, क्योंकि मेरे को वहाँ का ट्रांसलेटर नियुक्त होते ही मेरे को ये फाइल वहाँ पे देनी है। तो इस में से डिस्क्रिप्शन में से इसको आज ही डाउनलोड कर लीजिए आप इसको, और इसको पढ़िए। अगर कमियाँ और सुधार जो भी हैं मेरे को इमीडिएट जितना जल्दी हो उसका मेरे को बताइए उसके बारे में आप, जिससे कि मैं इसमें सुधार कर सकूँ। इसके अंदर मैंने अपनी बात को समझाने के लिए, उनका संदर्भ के लिए मैंने बहुत से अखबार की कटिंग का इस्तेमाल किया है। मैं आपको दिखाया तो अखबार की कटिंग पहले देखिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा मैंने क्या कहना चाहता हूँ। इस तरह से मुझको लगता है कि इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने समझने को आपको, और मेरे को समझाने के लिए कि हमें अब व्यवस्था में सुधार के लिए क्या करना चाहिए। आखिर हम कब तक इस तारीख पर तारीख और अपील दर अपील वाली व्यवस्था का से अपने को प्रताड़ित होते रहेंगे? कब तक हम इस गुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे? हम, मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने, मैंने इस व्यवस्था से दुख ही लिया है, सुख नहीं मिला, न्याय नहीं मिला मेरे को। अरबों खरबों टरबों रुपया फूकने के बाद भी हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? तारीख पर तारीख, अपील दर अपील। हज़ारों शिकायतें वहाँ पे जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैंने वो भी इसमें मेंशन किया है, पर उनमें से कितनों पर कार्रवाई होती है? सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हर महकमे में जाती हैं, पर सबके पास बहुत बड़ी डस्टबिन है, कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं कार्रवाई होती? जब नहीं होती तो सिस्टम को बंद करो, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है ये वाला। हम कब तक लेते रहेंगे तारीख पर तारीख? अगर आपको अपने बच्चे को ये तारीख पर तारीख वाला सिस्टम पास ओवर करना है तो आप इस फाइल को डाउनलोड मत कीजिएगा, इसको पढ़िएगा भी मत। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ सुधार हो देश के अंदर तो उस नज़रिए से इसको पढ़िए और मेरे को उसके बारे में, कमियां और सुधार के बारे में बताइए आप। 7042418108 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर जितना जल्दी मेल व्हाट्सअप कर देंगे आप मेरे को, उतना जल्दी इसमें आसानी होगी। टाइम बहुत कम है, समय सबके लिए कीमती है, कुछ पता नहीं कब किसका कौन सा पल आखिरी हो जाए, इसीलिए कल की वेट मत कीजिए, इसमें अपना सहयोग आज ही दीजिए आप। अगली डेट इसकी है 20 अगस्त की, लेकिन मेरे को ये जवाब आज कल में ही देना है। एक बार मैंने अगर वहाँ पे दे दिया तो फिर आपके सुधार मेरे अगले, क्योंकि ये जवाब आंशिक है अभी, फिर अगले उसके अंदर काम आएंगे मेरे फिर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहली बार ये जवाब वहाँ पे पहुँच जाए। तो मैं उम्मीद करूँगा आप वकीलों से भी और पीड़ितों से भी कि जो भी इसको पढ़ेंगे वो इसके अंदर अपना सहयोग देना ज़रूर चाहेंगे कि इसमें ये गलतियां हैं या वो गलतियां हैं इसके अंदर, या इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं जिससे हमें ये बेनिफिट है। क्या पता किसकी एक लिखी हुई लाइन से इसमें कुछ, इसकी पूरी भूमिका बदल जाए इसकी।
और आप खुद ही नहीं, आपको लगता है कि अगर आपको कोई ग्रुप है या कोई ऐसे लोग हैं जो इसको पढ़ के मेरे को कुछ अच्छे सुझाव दे सकते हैं, तो आप उनको भी इस फाइल को वहाँ भेज दीजिए, जिससे मेरे को ये सुझाव मिलने शुरू हो जाए, मैं इसको आगे दे सकूँ। धन्यवाद आपका।